मैं कुसुम शर्मा, सरस्वती शिशु मंदिर साकेत मुजफ्फरनगर से विद्या भारती ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज कक्षा सप्तम में विषय सामाजिक में और उपविषय भूगोल में जो आज का हमारा प्रकरण है उसको बताने से पूर्व मैं आप सभी को कुछ और उससे ही संबंधित कुछ अन्य बातें भी बताना चाहूँगी। देखिए, हमारी पृथ्वी के जो परिमंडल हैं वो दो परिमंडलों में विभाजित है। हमारी पृथ्वी पे एक तो होता है आपका स्थल मंडल और दूसरा है हमारा जल मंडल। यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी है वो दो मंडलों में विभाजित है, जल मंडल और स्थल मंडल। अब देखिए, पृथ्वी का जो जल मंडल है और स्थल मंडल केवल 29% भाग ही केवल जो है वो स्थल मंडल है। यानी कि जो भूखंड है, जो पृथ्वी है, उसका केवल 29% जो है स्थल मंडल है और बाकी 71% जो है जल मंडल है। यानी कि जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है उसका जो स्थल मंडल करके भाग है, ये जो इस टाइप से मैंने आपको शो किया है, ये स्थल मंडल। और बाकी जो नीले कलर का आपने पृथ्वी का प्रारूप या ग्लोब पे देखा होगा, जो नीले रंग से शो किया जाता है वो सारा हमारा क्या होता है, जल मंडल होता है, जल राशियाँ होती हैं। और बाकी जो ब्राउन कलर, भूरे रंग या हरे रंग से जिसको दर्शाया जाता है वो क्या होता है, हमारा स्थल मंडल होता है। तो पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो केवल 29% है और जो जल मंडल है वो 71% है। यानी कि पृथ्वी पर जल की अधिकता है और भूखंड जो है वो कम है। तो ऐसा होने के बावजूद भी जो हमारी पृथ्वी है उस पर देखिए 97% जो है जल ही जल है। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर 97% जल ही जल है। लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी पर जो पीने योग्य जल है वो बहुत कम है, क्योंकि 97% जो जल है पृथ्वी का वो महासागरों के अंतर्गत पाया जाता है। यानी कि जल का जो 97% है वो कहाँ पाया जाता है, आपका महासागरों में। और ये आप सभी को पता होगा कि जो महासागर है उनका पानी कैसा होता है, खारा होता है। अब वो खारा क्यों होता है महासागरों का पानी, क्योंकि महासागरों के जल में क्या होता है, लवण की अधिकता के कारण, यानी कि लवण यानी कि नमक, उसकी अधिकता के कारण महासागरों का जल जो होता है बहुत ज़्यादा खारा होता है, जिसके कारण वो पीने योग्य नहीं होता। यानी कि उसको हम पी नहीं सकते, उसमें इतने ज़्यादा लवण होते हैं कि हम उसको पी नहीं सकते। तो ये तो बात हुई कि हमारे पृथ्वी पर स्थल मंडल और जल मंडल होता है। अब है कि जल, जब इतना ज़्यादा जल है तो जब हम अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो हमारी पृथ्वी नीली प्रतीत होती है। यानी कि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो पृथ्वी कैसे लगती है, एक नीले ग्रह के समान लगती है, इसलिए उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब नीला ग्रह है और जल की इतनी अधिकता है, लेकिन पीने का जल फिर भी इस पर बहुत कम है। जब 97% महासागरों में है जो पीने योग्य नहीं है, तो केवल 3% पानी जो है इसका वो किस में पाया जाता है, हिमनदों, नदियों और जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उनके उसमें पाया जाता है। यानी कि बहुत कम मात्रा जो है पीने के पानी की पृथ्वी पर उपलब्ध है। तो पानी की अधिकता होने के कारण भी पीने योग्य पानी बहुत कम है। अब आते हैं हम महासागर और सागर के। महासागर क्या है आपके और सागर क्या है। देखिए, महासागर और सागर, अभी मैंने जो बताया कि महासागरों में जो 97% आपका जल है पाया जाता है, तो पृथ्वी पे जो बड़ी बड़ी जल राशियां हैं जिसमें जल की अधिकता है और बड़ी बड़ी जल राशियां जो हैं उनको हम महासागर कहते हैं। पृथ्वी पर दो होते हैं, एक तो महाद्वीप और एक महासागर। यानी कि महाद्वीप, अभी जो मैंने आपको स्थल मंडल और जल मंडल बताए, इसी प्रकार से होता है महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप क्या होता है, भूमि का बहुत बड़ा भूखंड या स्थल भाग का बहुत बड़ा भूखंड, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, जीव जंतु रहते हैं, स्थल का बहुत बड़ा भूभाग हमारा महाद्वीप कहलाता है। और उसी से ही एक बनता है आपका द्वीप। द्वीप क्या होते हैं, छोटे छोटे भूखंड जिनके चारों ओर पानी होता है और वो पृथ्वी का छोटा हिस्सा होते हैं, जो समुद्र के जिनको चारों ओर से महासागर घेरे रखते हैं। छोटे छोटे द्वीप होते हैं, उनको द्वीप कहते हैं, महाद्वीप और द्वीप। ऐसे आता है आपका महासागर, पानी की बहुत बड़ी बड़ी जल राशियाँ
जो किसी महाद्वीप को घेरे रखती हैं चारों ओर से, वो आपकी महासागर कहलाती हैं। इसी प्रकार से सागर होते हैं, महासागर और सागर क्या होते हैं, एक दूसरे से सदैव मिले रहते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं और इनकी स्थिति के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे महासागरों में आता है आपका प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये आपके 5 महासागर हैं। इसी प्रकार से आपके सागर भी हैं। अभी मैंने 2 महासागरों के नाम आपको दिए हैं, लेकिन ये 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। इसी प्रकार से हमारे महाद्वीप 7 हैं, महाद्वीप 7 हैं। जैसे हमारा हुआ एशिया, अफ्रीका, 7 महाद्वीप हैं। इसी तरह से हमारे एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इस टाइप से यूरोप, ऐसे करके 7 हमारे महाद्वीप हैं और 5 हमारे महासागर हैं। तो महासागर, ये महासागर हुए। इसी प्रकार से सागर हैं, जैसे अरब सागर, भूमध्य सागर, कैप्सियन सागर, इस टाइप से इनकी स्थिति के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो अभी तो आपको ये पता चला सागर और महासागर क्या होते हैं, कि महासागर बहुत बड़ी जलराशि होती है जिसको, जो किसी द्वीप या महाद्वीप को चारों ओर से घेरे रखती है, और सागर क्या होता है कि किसी द्वीप या महाद्वीप से जो बिल्कुल लगे रहती है जलराशि, उसको सागर का नाम दिया गया है। आज जो हमारा प्रकरण है जिसको हम पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है, उसका टॉपिक यही है कि समुद्र की गतियाँ, यानी कि जो महासागर या सागर आपको बताया है, इसकी गतियों के विषय में आज हम आपको पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक क्या है हमारा, समुद्र की गतियाँ। समुद्र की गतियाँ यानी कि जो आपके ओशन में मूवमेंट्स होती हैं, उसकी गतियाँ क्या क्या होती हैं, उसके विषय में आज हम आपको पढ़ाएंगे। ओशन मूवमेंट, समुद्र की गतियाँ, कि जो समुद्र का जल होता है वो किस प्रकार से गति करता है। इसको पढ़ाने से पूर्व एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ कि देखिए, समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती। ऐसा आपने सुना होगा ना कि नदियों में बाढ़ आई, बारिश का पानी आया, बहुत ज़्यादा नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी में बाढ़ आ गई, ऐसा अधिकतर सुनने में आता है। जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो क्यों होता है भाई ऐसा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या है, सागर महासागर जो है सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि जो जलराशियाँ होती हैं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, कि एक महासागर बह रहा है तो दूसरा उससे मिलकर ही सागर बह रहा है। तो इससे क्या होता है कि भले ही कोई नदी जो बहकर आती है, नदी का क्षेत्र भी, क्षेत्रफल जो होता है, जिस क्षेत्रफल में नदी बहती है वो कम होता है, सागर की अपेक्षा वो कम होता है, और इसीलिए नदी का जो जलस्तर है वो कभी बढ़ता है कभी कम हो जाता है। और बरसात के मौसम में या जब उसमें जलस्तर ज़्यादा हो जाता है तो नदियों में उस समय क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। और सागरों में क्या होता है, जो सागर महासागर होते हैं उनका जल सदैव एक समान रहता है, यानी उनका जल स्तर जो है समान रहता है, इसलिए सागरों में बाढ़ नहीं आती। तो यही कारण है कि समुद्र में बाढ़ नहीं आती। अब मैंने बोला था आज हमें पढ़ाना है आपको समुद्र की गतियाँ। तो देखिए, समुद्र का जो जल होता है, आपको पता है कि वायु की भी गतियाँ होती हैं। इससे पहले जो चैप्टर था आपका वायु की गतियाँ, यानी कि वायु भी गति करती है, इसी प्रकार समुद्र की भी गतियाँ होती हैं, समुद्र का जल भी गति करता है। तो देखिए, कभी आपने देखा होगा कि कोई पानी कहीं तालाब में भरा है और मैंने उसमें कंकड़ फेंका या पत्थर फेंका, कभी किया होगा आपने भी ऐसा कि कहीं पानी भरा है और आपने उसमें पत्थर फेंका, तो क्या होता है, जैसे उस जगह मैंने कहीं पत्थर फेंका उस तालाब में, ऐसे ऐसे करके वेव सी बन जाती हैं, पानी जो है ऐसे ऐसे वेव टाइप से उधर उधर या चारों ओर पानी जो है कुछ वेव सी बनाने लगता है, यानी कि लहरें बनाने लगता है। समुद्र की लहरें, यानी कि उस पानी में लहरें बनने लगती हैं। तो इसका मतलब उस पानी ने गति की, उसमें लहरें बनी। तो यही होता है कि पानी जो है, पानी भी गति करता है। समुद्र की लहर, जो आज समुद्र की गतियाँ आपको बढ़ानी है, समुद्र भी गति करता है, समुद्र की गतियों के अंतर्गत आता है। इसकी गतियों को कुछ नाम दिए गए हैं। सबसे पहले आता है आपका लहरें, जिनको हम तरंगे भी कहते हैं, लहरें या तरंगे, इनको लहरें भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, तरंगे, यानी कि जो वेव्स होती हैं, लहरें और तरंगे। तो देखिए, तरंगे
तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती है। क्या है कि जब समुद्र की सतह पर हवा पानी को पीछे की ओर धकेलता है या आगे की ओर धकेलता है, यानी कि कुल मिला के वो पानी में एक हलचल पैदा कर देता है। क्या हवा जो है पानी में एक हलचल सी पैदा कर देती है, तो समुद्र के जल में क्या होता है, लहरें उत्पन्न होती हैं, वेव्स बनती हैं, तरंगे बनती हैं। जल की सतह से टकराकर पवनें उसे विभिन्न स्थान से उठा देती हैं, जिसमें क्या होता है, मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है। जैसे जब हवा चली और उसमें हवा ने पानी को उठाया तो इस टाइप से वेव्स बन जाती हैं। ऐसे आपने देखा भी होगा, कई बार वाटर पार्क वगैरह में भी जाते हैं ना, तो वहाँ एक क्या होता है कि वेव्स वाला वो होता है, उसमें बच्चे तैरते हैं, जब वेव्स आती हैं तो उनको पीछे को ढकेल देती हैं पानी के द्वारा। तो इसी प्रकार से हवा क्या करती है, पानी को पीछे की ओर या आगे की ओर ढकेलती है, तो वेव्स बनती हैं, यानी कि तरंगों का निर्माण होता है। ये तरंगे क्या होती है, पानी को ऊपर नीचे उठाती है। कभी तो ये तरंगे हल्की भी हो सकती हैं जब हवा कम चल रही है, और कभी कभी जब भयंकर तूफान आते हैं, चक्रवात वगैरह आते हैं, तो क्या होता है, ये तरंगे इतनी भयंकर हो जाती हैं, इतनी भयानक, कि बड़े बड़े पानी के जहाज भी जो हैं इसमें डूब जाते हैं, यानी कि वो उन्हें डुबा देती हैं। क्योंकि जो लहरें बहुत तेज चलती हैं तो पानी के बड़े बड़े जहाज भी डूबकर समुद्र में समा जाते हैं या वो तूफान का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, टाइड्स, इसको कहते हैं टाइड्स, ज्वार भाटा। अब देखिए ज्वार भाटा क्या है। ज्वार भाटा ये सबको पता है कि पृथ्वी पर या जितने भी जो आपके खगोलीय पिंड होते हैं इनमें सब में आकर्षण शक्ति होती है। हमारी पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्रमा में, ये सभी क्या करते हैं, अपनी ग्रेविटी के कारण, अपनी आकर्षण शक्ति के कारण चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब जो भूखंड है, तो भूखंड तो इनकी ओर ऐसे आकर्षित नहीं हो पाता, लेकिन जो बड़े बड़े महासागरों में जल स्थित है, जो पानी है, जल, वो क्या होता है, इनकी आकर्षण शक्तियों के कारण इनकी ओर आकर्षित होता है। तो ऐसा क्या होता है, तो ज्वार भाटे का अर्थ क्या है आपका, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा पीछे हटकर नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। यानी कि ज्वार क्या है, जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जल क्या होता है, सागरों का जल ऊपर उठता है, तो उस स्थिति को ज्वार कहते हैं, और जब वो पीछे लौटकर नीचे गिरता है तो उस स्थिति को भाटा कहते हैं। तो ये आपकी ज्वार भाटा स्थिति है। अब क्या है कि सूरज जो है पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक है, लेकिन चंद्रमा जो है पृथ्वी के अधिक नज़दीक है। यानी कि सूरज पृथ्वी जो है हमारी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा हमारा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो दोनों उसको आकर्षण शक्ति के कारण अपनी अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन ये आकर्षण शक्ति जो है चंद्रमा में अधिक है, यानी कि चंद्रमा उसको अधिक आकर्षित करता है जल को। ऐसा क्यों है, इट बिकॉज जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के ज़्यादा पास है। तो जब ये एक लाइन में स्थित होते हैं, सूर्य चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब एक लाइन में स्थित होते हैं, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, ये सन, अर्थ और मून, जब ये आपके एक लाइन में स्थित होते हैं तो दीर्घ ज्वार आते हैं। दीर्घ ज्वार से मतलब बहुत बड़े बड़े ज्वार वगैरह आते हैं, पानी बहुत ऊंचाई तक ऊपर जाता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, क्योंकि उस दिन, उन दिनों क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए दीर्घ ज्वार आते हैं। और जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी जो होती है उस दिन लघु ज्वार आते हैं। लघु ज्वार क्यों आते हैं, क्योंकि अभी तो ये एक सीध में है और उस दिन क्या होता है, ये एक समकोण की स्थिति में आ जाते हैं। समकोण यानी कि ये तीनों समकोण बनाते हैं, तो इसलिए इनकी आकर्षण शक्ति बहुत कम होती है, इसलिए उन दिनों क्या होते हैं, सप्तमी और अष्टमी में लघु ज्वार आते हैं, यानी कि छोटे ज्वार आते हैं। अब ये जो ज्वार भाटा आपका होता है इसके कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानि भी है। अब देखिए जब ज्वार भाटा आता है, जब समुद्र के पानी में ज्वार आता है, जल ऊपर की ओर उठता है, तो क्या होता है, ये व्यापार में, नौका चालन में बहुत मदद करता है। और जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो ज्वार के साथ क्या होते हैं, अपने माल उतारने वगैरह के लिए बंदरगाहों पर आसानी से माल को उतार देते हैं। और जब भाटा आता है, जब पानी दोबारा पीछे की ओर लौटता है, तो क्या होता है, वो बड़े बड़े जहाज जो हैं दोबारा भाटे के साथ समुद्र में गहराई में, यानी कि अंदर की ओर समुद्र में वापसी चले जाते हैं।
तो इससे इसके कुछ लाभ भी हैं और इसकी हानियाँ भी हैं, क्योंकि जब ज्वार आता है, पानी ऊपर उठता है और उसके बाद जब नीचे आता है तो वो काफ़ी स्पेस में फैलता है, इसलिए इसके लाभ और हानि दोनों हैं। अब ये तो हो गया आपका ज्वार भाटा। नेक्स्ट आती है आपकी समुद्र गतियाँ में सुनामी। सुनामी जो है, सुनामी आपने सुना भी होगा, ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसको भी तू सुनामी, इसको क्या कहते हैं, तू सुनामी। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है विनाशकारी लहरें, यानी कि ऐसी लहरें जो विनाश कर देती हैं या बहुत ही खतरनाक होती हैं, इसका अर्थ है विनाशकारी लहरें। ये कब उत्पन्न होती है, जब समुद्र की तलहटी में भूकंप आता है, यानी कि आपका सागर है, समुद्र है और भूकंप का केंद्र जो है वो समुद्र की तलहटी में है, यानी कि समुद्र की गहराई में भूकंप का केंद्र है। तो समुद्र के अंदर भूकंप उत्पन्न हुआ, तो जब वहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ तो उससे सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं और ये इतनी विनाशकारी होती हैं कि बहुत अत्यधिक सबको तहस नहस कर देती हैं। सन 2004 में भारत के पूर्वी तट पर एक बार सुनामी लहरें आई। सुनामी लहरों ने बहुत ज़्यादा विनाश भी किया था, ये क्योंकि ये बहुत भयंकर होती है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें इसमें उठती हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सुनामी, जो बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। अभी जो समुद्र की गतियाँ आपको पढ़ाई हैं, आपको पढ़ाया था पहले लहरें यानी कि तरंगे, उससे नेक्स्ट आई थी आपकी ज्वार भाटा और फिर आया था आपका सुनामी। अब एक और आपकी बचती है महासागरीय जलधाराएं। ये भी समुद्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गति है कि महासागरीय जलधाराएं। महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरीय धारा कहते हैं। नदी की तरह, इसका मतलब क्या, जैसे नदी बहती है ना एक ही दिशा में निश्चित बहती चली जाती है, इसी प्रकार से महासागरों में जब क्या होता है, बहुत सारा जल बहुत बड़ी राशि में क्या होता है, एक ही निश्चित दिशा में बहता चला जाता है और उसकी तेज गति होती है, वो कई किलोमीटर तक लगातार बहता चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। अब ये महासागरीय जलधाराएं जो होती हैं, जैसे समुद्र का जो जल होता है उसके तापमान के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। ये तापमान के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, गर्म जलधारा और आपकी ठंडी जलधारा, यानी कि ये 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। क्योंकि पानी का तापमान से मतलब या तो वो गर्म होगा या उसका तापमान कम होगा, यानी कि वो ठंडा होगा। तो महासागरीय जलधाराओं को 2 भागों में बांटा गया है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। अब देखिए गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा क्या होती हैं, इनको बताने से पूर्व पृथ्वी की थोड़ी सी जानकारी। ये सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी जो है गोल है और गोल में भी ऐसा आपने देखा होगा, इसमें ध्रुव होते हैं और एक भूमध्य रेखा। देखिए इनको तो कहा जाता है ध्रुव, यानी कि पृथ्वी अपने ध्रुवों पर ठंडी है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सूर्य हमारा निकलता है, जो सन, जो हमारा सूरज होता है, उसकी किरणें क्या होती हैं, ऐसे तो सीधी पड़ेंगी हमारे पृथ्वी पर और बाकी पोर्शन में कैसी जाती हैं उसकी किरणें, तिरछी, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है ध्रुवों पर तिरछा पड़ता है और क्या होता है, जो हमारी भूमध्य रेखा होती है पृथ्वी के मध्य में बिल्कुल सीधा पड़ता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर भूमध्य रेखा पृथ्वी पर काल्पनिक भूमध्य रेखा मानी गई है, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो ऐसा है कि उस पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है, तो वहाँ अत्यधिक गर्मी होती है। और जो ध्रुव होते हैं आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ ठंड रहती है या बर्फ में वो जमे रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहाँ पर सीधा नहीं पड़ता या वहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम जाता है, तिरछी रेखाएं सूर्य की पड़ती हैं, इसलिए सूर्य का प्रकाश वहाँ पर कम जाता है। तो जो महासागर है उनका जल गर्म और ठंडा भी इसी पर निर्भर होता है। क्यों, क्योंकि जो धाराएं जो हैं भूमध्य रेखा की ओर से ऊपर जाती हैं वो गर्म जल को लेकर ऊपर जाती हैं, और जो ध्रुवों की ओर से लहरें आती हैं वो क्या करती हैं, ठंडे जल को लेकर उसके भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। तो देखिए एक नक्शा मैंने आपको बोर्ड पर शो किया है, बनाया है, इसके द्वारा हम जो ठंडी और गर्म जलधाराएं हैं उनके विषय में कुछ समझेंगे। उससे पहले आपको मैंने बताया थे 5 महासागर हैं, तो नक्शे में आपके महासागर अगर भरने के लिए आते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महासागर किस दिशा में है। सबसे पहले नक्शे का ज्ञान होने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है नक्शे में, कि नक्शे में कौन सी दिशा किस साइड है। तो देखिए नक्शे में दिशा के लिए
ये आपका हो गया उत्तर, दक्षिण, और ये हो गया आपका पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। यानी कि ये दिशाएं होती हैं जो हमें नक्शे में कोई भी चीज़ फिल करने से पहले दिशाओं का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि पूर्व में आपको या प्रशांत में आपको पश्चिम में आपको प्रशांत महासागर भरना है, तो व्हेन यू नो, जब आपको पता होगा पूर्व किधर है पश्चिम किधर है, तो तभी तो आप फिल करोगे ना उसको। तो अब मैंने आपको बताया पूरब इधर है और पश्चिम इधर है, यानी कि मेरे नक्शे में पूरब इधर है और पश्चिम मेरा इधर है, तो हमें प्रशांत महासागर भरना है। तो देखिए प्रशांत महासागर नक्शे में दोनों ओर आता है, एक तो आपका पूरब में भी प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी गोल है, ये सबको पता है पृथ्वी गोल है, जब वो ऐसे घूम के आ रही है तो प्रशांत महासागर आपका इधर भी है और प्रशांत महासागर आपका नक्शे में आपको पश्चिम में भी शो करना है, यानी कि ये जो पोर्शन है आपका यहाँ भी प्रशांत महासागर शो होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है कैसी है बच्चों, गोल है। तो दोनों और प्रशांत महासागर फिल कर दिया। अब एक आता है आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है उत्तर में है। अब उत्तर मैंने बताया ऊपर है, तो ये जो पोर्शन है हमारा यहाँ कौन सा हो गया आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। अब ये आप मध्य में देखिए, यहाँ आता है आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ये हो गया हमारा अटलांटिक महासागर। अभी मैंने कितने फिल किया आपके, प्रशांत महासागर वो काउंट एक ही होगा, भले ही दो साइड हमने फिल किया। नेक्स्ट आया हमारा आर्कटिक महासागर और तीसरा आया अटलांटिक महासागर। एक सबको पता होगा, भारत, जब भारत के नक्शे में आप भरते हो तो सबसे नीचे कौन सा महासागर भरते हो, भारत के नाम पर ही उसका नाम है ना, हिंद महासागर। तो यहाँ आता है हमारा हिंद महासागर, ये हमारा फोर्थ महासागर हो गया हिंद महासागर। और जब यहाँ हमारा ऐसे करके अंटार्कटिका जो एक हमारा महाद्वीप आता है, उसके यहीं पर होता है हमारा दक्षिणी महासागर, इसका नाम है आपका दक्षिणी महासागर। ये हमारे 5 महासागर हो गए जो हमारे पृथ्वी पर जल राशियां हैं, यानी कि महासागर हैं 5। ये पांचों के 5 आपको दिखाए मैंने यहाँ पर, ये हमारे पूरे 5 महासागर हो गए। अब मैंने कहा आपको गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के बारे में बताना है। तो देखिए मैंने कहा कि भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है। यहाँ दर्शाया भी है मैंने कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पृथ्वी के मध्य से एक काल्पनिक रेखा गई है, जिसको डॉट डॉट करके यहाँ आपको दिखाया गया है, दिस इज अ भूमध्य रेखा। इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमध्य यानी कि पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गई है उसे भूमध्य रेखा कहा गया है। अब भूमध्य रेखा पर क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, तो यहाँ की जो जल राशियां हैं, अब वो चाहे हिंद महासागर है, चाहे प्रशांत महासागर है, आपका अटलांटिक है, जितनी भी जल राशियां यहाँ होंगी या यहाँ से जो बह के जलधारा जाएगी, वो कैसा पानी लेके जाएंगे, ऑफ कोर्स कैसा, गर्म पानी लेके जाएंगी ना वो जलधाराएं। तो यहाँ से उठने वाली जो जलधाराएं हैं, देखिए यहाँ एरो से मैंने बनाया भी है ऐसे करके, ये जो एरो मूव करके आपके गए हैं उत्तर की ओर जा रहे हैं, यानी कि ये भूमध्य रेखा से कहाँ जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर जा रही हैं जल राशियां। ये आपकी गर्म जलधारा है। इसमें क्या आती है आपकी क्यूरोशिया की जलधारा, यानी कि क्यूरोशिया की जो जलधारा यहाँ से उठती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब जाती है तो वो गर्म जलधारा है, क्योंकि यहाँ से गर्म जल लेकर वो ध्रुवों की ओर जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी गल्फ स्ट्रीम। ये जो गल्फ स्ट्रीम है, देखिए ये भी ध्रुवों की ओर, ये भूमध्य रेखा की ओर से उठकर ध्रुवों की ओर जा रही है, यानी कि ये भी गर्म जल लेकर ऊपर की ओर ठंडे जल की ओर धारा जा रही है। ये गल्फ स्ट्रीम भी हमारी कैसी है, गर्म जलधारा है। अब आती है हमारी ठंडी जलधाराएं, ऐसी जलधाराएं जो ध्रुवों से क्या होता है, जिनका पानी ठंडा हो या कम तापमान का होता है। अब ध्रुव देखिए कहाँ है, ये जो पूरा पोर्शन है ऊपर का, जो आपका आर्कटिक महासागर है, ग्रीनलैंड वगैरह है, आपका इस साइड आपका कनाडा है, ये आपका पूरा उत्तर का एशिया, उत्तरी एशिया वगैरह, यूरोप वाला जो क्षेत्र है, ये सब से क्या है आपके ठंडे क्षेत्र हैं। ध्रुवों की ओर जितना भी मतलब स्पेस स्थित है, या इस साइड में आपका जहाँ दक्षिणी महासागर है, यहाँ भी ध्रुव है। तो यहाँ से क्या होता है, जो ठंडा जल होता है, जब वो भूमध्य रेखा की ओर आता है, ठंडा जल यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आ रहा है, सॉरी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आ रहा है, तो वो कैसी जल राशि हो गई आपकी, ठंडी जलधारा। जैसे आपकी लैब्राडोर की जलधारा,
और एक आती है आपकी कैलिफोर्निया की जलधारा। ये आपकी ठंडी जलधाराएं हैं क्योंकि ये ध्रुवों से क्या कर रही हैं, भूमध्य रेखा की ओर ठंडे जल को लेकर आ रही हैं, तो ये आपकी ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं। तो इनका डिफरेंस पता चला, गर्म जलधारा जिनका जल गर्म होता है और ठंडी जिनका जल ठंडा होता है। और एक डिफरेंस ये भी है कि गर्म जलधारा क्या करती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं और ठंडी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। जो आपकी गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम वगैरह जो है, इनका कुछ फायदा भी है। क्या होता है, जब एक गर्म जल लेकर ये ऐसे पश्चिमी यूरोप की ओर जब बहती हैं तो पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह क्या होते हैं, वहाँ बर्फ जमा रहती है। बंदरगाह यानी कि जहाँ बड़े बड़े पानी के जहाज आकर रुकते हैं, तो वहाँ क्या होता है, बर्फ जमी रहती है। लेकिन गर्म धाराओं के प्रभाव से क्या होता है, जो यूरोप के जो बंदरगाह होते हैं वो जमने नहीं पाते, यानी कि जमते नहीं है सर्दियों में। इस कारण वो वर्ष भर क्या होता है, खुले रहते हैं। और जबकि इस साइड के बंदरगाह, जो आपके उत्तरी अमेरिका के बंदरगाह है, वो जमे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ठंडी धाराएं आ रही होती हैं पश्चिमी साइड में। लेकिन उत्तर जो आपका पश्चिमी यूरोप है, ये यूरोप का क्षेत्र है बच्चों, जो पश्चिमी यूरोप है वहाँ वर्ष भर बंदरगाह खुले रहते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये जलधाराएं हैं आपकी, ये गर्म जल लेकर वहाँ पहुँचती हैं, जिससे कि वहाँ बर्फ जमने नहीं पाती। अब जो ये आपकी जलधाराएं हैं, इनके कुछ लाभ हैं और कुछ इनकी हानियां भी है, यानी कि इनका तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव भी होता है। अब इनका क्या क्या प्रभाव होता है देखिए। गर्म जलधाराओं के प्रभाव से ठंडे स्थानों के जो बंदरगाह हैं वो वर्ष भर खुले रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो यूरोप है ये ठंडा स्थान है, लेकिन क्या होता है, गर्म जलधारा जो है उसके प्रभाव से वो जम नहीं पाता, यानी कि उसके बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। गर्म तथा ठंडी जलधाराओं के मिलने के स्थान पे, यानी कि जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आकर मिलती हैं, दोनों धाराएं जो मैंने बताई ना आपको, गर्म भी होती हैं और ठंडी भी होती हैं, जहाँ आकर ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं वहाँ प्लैंकटन नामक पदार्थ उत्पन्न होता है। प्लैंकटन यानी कि एक प्रकार की ये घास होती है, प्लैंकटन नामक घास, ये एक प्रकार की घास होती है जो मछलियों के लिए बहुत वो होती है, यानी कि मछलियों का ये मुख्य खाद्य पदार्थ होता है। मछलियाँ इसको बहुत पसंद करती हैं, मछलियों का ये भोजन है। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मत्स्य क्षेत्र, मछलियाँ बहुत पाई जाती है वहाँ पे, उसको बहुल मत्स्य क्षेत्र भी वहाँ सारे मिलते हैं। तो यानी कि ये इसकी एक उपयोगिता हो गई। और एक क्या है कि जहाँ ये गर्म ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरा बहुत उत्पन्न हो जाता है। कोहरा उत्पन्न होने से क्या होता है कि ये हानिकारक है। जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो कोहरा उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, उनको क्षति पहुंचती है, यानी कि वो आपस में टकरा सकते हैं। जब कोहरे की स्थिति होगी तो पता है ना आपको, धुंध हो जाती है, सामने से कुछ दिखता नहीं है। तो समुद्र में जब जहाँ ये धाराएं मिलती हैं तो वहाँ कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और उससे क्या होता है कि लोगों को जहाज बड़े बड़े दिखाई नहीं देते, या बड़े बड़े पहाड़ या हिमखंड जो है वो दिखाई नहीं देते और जहाज टकरा जाते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा हानि होती है। ठंडी जलधाराओं में क्या होता है, ठंडी जलधाराओं में बहुत बड़े बर्फ के हिमखंड, जिनको आइसबर्ग कहते हैं, वो पाए जाते हैं। अब वो क्या होता है, ऊपर से तो देखने में बहुत छोटे लगते हैं, यानी कि मान लीजिए जल बह रहा है, अब उसमें कोई आइसबर्ग इतना सा नजर आ रहा है किसी जहाज को, लेकिन वो अंदर पता लगा बहुत बड़ा पहाड़ है, यानी कि वो बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। तो जो जहाज का जो कैप्टन है उसको वो छोटा सा ही दिखाई दे रहा है, तो इससे क्या होता है, वो जहाज उससे टकरा जाता है और वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। आपका जो टाइटैनिक जो जहाज था वो भी एक आइसबर्ग के कारण ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो यानी कि जो ठंडी जलधारा में आइसबर्ग, बड़े बड़े हिमखंड जो पाए जाते हैं, वो दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। यानी कि ये जो जलधाराएं हैं आपकी, ये कहीं कहीं इनका कुछ लाभ भी है तो कहीं कहीं ये कुछ हानियां भी करती हैं। अब देखिए कुछ अन्य बातें हैं उन्हें भी आपको जानना चाहिए। क्या? जैसे कि समुद्र की जो तलहटी है वो सब जगह एक समान नहीं है। ये तो सबको पता है, समुद्र हमें दिखने में तो एक समान दिखाई देता है ना, कि सब जगह पानी पानी है, तो ऐसा लगता है कि भाई ये सब जगह एक सा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समुद्र में बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, तो गहरे गर्त भी हैं, और जगह जगह से ऊबड़ खाबड़ भी है, इसमें गहरी खाइयाँ भी हैं, यानी कि बहुत ऊंचाई वाले इसमें पहाड़ भी स्थित है। इसका जो अंदर की जो तलहटी है वो सभी जगह एक समान नहीं है। इसके कुछ शब्दार्थ हैं आपके, जैसे आइसबर्ग। आइसबर्ग मैंने आपको अभी बताया कि बड़े बड़े हिमखंडों को हम क्या कहते हैं, आइसबर्ग कहते हैं। तरंगे क्या होती हैं, समुद्र के जल को जब हवा धकेलती है और उसका पानी मोड़ों के रूप में ऊपर नीचे होता है तो उसको हम लहरें या तरंगे
कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ज्वार भाटा। ये आपकी एक पुनरावृत्ति हो रही है फिर से। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या होता है? जब सूर्य व चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति के कारण जल को अपनी ओर खींचते हैं तो उस स्थिति को ज्वार कहते हैं, और जल जब वापस नीचे लौटता है पीछे तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ऐसे ही आता है आपका सुनामी। सुनामी एक जापानी शब्द है जो कि उसका अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। जब समुद्र में भूकंप उत्पन्न होता है तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं जिसको सुनामी का नाम दिया गया है। तो ये जो टॉपिक था आपका आज समुद्र की गतियाँ, इसमें इन सब के बारे में आपको अध्ययन करना है। और इसके जो प्रश्न उत्तर है कि समुद्र की गतियों के नाम बताइए, ठंडी जलधारा क्या है, गर्म जलधारा क्या है, और महासागर कितने हैं उनके नाम बताइए, या समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती, अंतर बताइए, धारा प्रवाह में अंतर बताइए, तरंग या ज्वार भाटा में अंतर बताइए। इन सभी प्रश्नों को आप सभी को पाठ का अध्ययन करके और वीडियो के माध्यम से भी प्रश्नों को हल करना है। थैंक यू।